गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हमने कल चैप्टर नंबर आपके शुरू किया था, लेसन नंबर 19 शुरू किया था। ठीक है, 19 नंबर चैप्टर शुरू किया था। मैंने आपको इसका नाम बताया था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, अर्थात प्रतिपालनीय कृषि। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। दोनों की हमने परिभाषा की भी बात की थी। इसके बाद में हमने मेथड्स थे उनकी बात की थी। मेथड्स में मैंने आपको 5 मेथड्स बताए थे। फिर से देखो, 1 नंबर बताया था आपको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसकी बात आज हम विस्तार से करेंगे, अर्थात जैविक कृषि। 2 नंबर बात की थी मिक्सड फार्मिंग, अर्थात मिश्रित कृषि। 3 नंबर मैंने आपको विधि बताई थी मिक्सड क्रॉपिंग, अर्थात मिश्रित शस्य उत्पादन। 4 नंबर मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, फसल चक्र, अर्थात क्रॉप रोटेशन। एंड फाइनल बताई थी आपको यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। ओके, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की, अर्थात जैविक कृषि की बात हम लोग करेंगे। जैविक कृषि की आज हम लोग बात जो है वो करेंगे। मिक्सड फार्मिंग, मिक्सड क्रॉपिंग, मिक्सड क्रॉप रोटेशन एंड यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड की बात हम आगे करेंगे। कल मैंने ये भी कहा था ये विधियां हैं, पूरी होने के बाद में आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैविक कृषि की बात करते हैं। तो जैविक कृषि का विषय क्यों आया, जैविक कृषि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहला इसका अगर हम बात करें तो जैविक कृषि का उद्देश्य या जैविक कृषि का विषय प्रकृति से प्रदूषण को कम करना है। प्रकृति से क्या करना है, प्रदूषण कम करना है। और साथ में अगर हम बात करें जैविक कृषि की, तो जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है उसको बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? भूमि की उर्वरा शक्ति जो है उसको बढ़ाना है। तथा जो भूमि के अंदर आवश्यक या अनिवार्य पोषक तत्व जो होते हैं, क्या होते हैं? अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी को, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना है। यह मुख्य विषय है इसका जैविक कृषि का करने का। कौन कौन सा? प्रकृति से प्रदूषण कम करना, साथ में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाना और आवश्यक पोषक तत्व या अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनकी कमी को पूरा करना। आपको बता देता हूं, अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है ये प्राकृतिक रूप से की जाने वाली खेती है। क्या है? प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक तकनीक से की जाने वाली खेती है, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। ओके, इसमें किसी प्रकार का आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो नहीं होता है, अर्थात कृत्रिम उपाय जो है वो इसके अंदर समावेश नहीं होता है। कृत्रिम उपायों का इसके अंदर कोई समावेश नहीं होता है। ओनली क्या होती है? नेचुरल होती हैं। इसी से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं, साथ में पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा है, उनकी कमी है, उसको पूरी कर सकते हैं। तो बच्चों, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है? एक नेचुरल क्या है? प्रारूप है, न कि आर्टिफिशियल। कृत्रिम रूप से इसमें कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की क्या उद्देश्य हैं? एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को करने के उद्देश्य जो हैं वो क्या हैं?
6 हैं आपके सामने हैं, 6 को मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि उद्देश्य क्या है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ 1-2 उद्देश्य, तो आपको 3 उद्देश्य मैं आपको साधारण भाषा में बता चुका हूँ। कौन कौन से बताए थे? प्रदूषण को कम करना, उर्वरा शक्ति को बढ़ाना और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना। अगर हम विस्तार से इनकी बात करते हैं, ठीक है ना, तो 1 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करना और उसे लंबे समय तक के लिए बढ़ावा देना। पहला क्या है? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करना और इसे चिरस्थायी बनाए रखना। चिरस्थायी बनाए रखना, चिरस्थायी क्या होता है? लंबे समय तक बनी रहे। क्या बनी रहे? लंबे समय तक बनी रहे। तो प्यारे बच्चों पहला ये हो गया, ठीक है। 2 नंबर देखिए क्या है, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मृदा जीव सोइल ऑर्गेनिजम्स अर्थात मिट्टी के अंदर उपस्थित जीव, जीवों से संबंधित प्रणाली कि जीवों से संबंधित जो मेथड है उसको जैविक क्रियाओं, उस संबंधित प्रणाली में होने वाली क्रियाओं को इस जैविक क्रियाओं के अंदर क्या करना? शामिल करना, ठीक है ना। इन सूक्ष्म जीव, मृदा जीव, जीव से संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है उनको जैविक कृषि के अंदर क्या करना? शामिल करना, जैविक क्रियाओं में क्या करना? शामिल करना। 3 नंबर, प्राकृतिक तंत्रों को दबाने की बजाय जो नेचुरल सिस्टम्स हैं जिनके द्वारा खेती की जा सकती है, उनको दबाने की बजाय क्या करना चाहिए? उनका मित्रवत प्रयोग करना चाहिए, उनको फ्रेंडली काम में हमें लेना चाहिए। उनका अर्थात कहने का मित्रवत प्रयोग का यहाँ पे मतलब ये है कि उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको भी हमें साथ में यूज करना चाहिए। तो प्राकृतिक तंत्रों पे हमें ध्यान देना चाहिए। 4 नंबर है बच्चों ऑब्जेक्ट्स, स्थानीय कृषि क्रियाओं और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करना या इनको बढ़ावा देना। कि स्थानीय कृषि क्रियाएं जो होती हैं, सामान्य नॉर्मल्स जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं उनको, तथा एनर्जी या ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत हैं, नवीकरणीय सोर्स हैं, उनका प्रयोग करना, उनको बढ़ावा देना। समझ गए बात? 4 नंबर। 5 नंबर, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना। जो उच्च गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ हैं, फूड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट है, खाद्य उत्पादक पदार्थ हैं, उच्च गुणवत्ता के हैं, उनके उत्पादन में वृद्धि करना। क्या करना? आगे मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उससे कम से कम 15 से 20% वृद्धि हो जाती है ये जैविक एग्रीकल्चर के अंदर, उसकी खेती जो है वो करने पर, वो आगे बढ़ेंगे हम। तो खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना जो उच्च गुणवत्ता के हों। और लास्ट है कि प्रदूषण जो है उसको समाप्त करना, जो पर्यावरण के अंदर प्रदूषण फैलाए उसको समाप्त करना। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जैव उर्वरक। एक नाम दिया हुआ है जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक की हम बात करेंगे, क्या होता है बायो फर्टिलाइजर, क्या होता है जैव उर्वरक। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, जैव उर्वरक। देखो ये क्या होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, मैं लिख देता हूं परिभाषा। वे सूक्ष्म जीव जो मृदा की पोषकता को बढ़ाते हैं, मृदा की पोषकता को बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं, बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक कहलाते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मिट्टी या सोइल या मृदा की पोषकता को, किसको, मृदा की पोषकता को बढ़ाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि भाई एग्जाम्पल सूक्ष्म जीव का नाम है, एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इसके अलावा नील हरित शैवाल है, क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है। ठीक है, ये कुछ मुख्य मेन बायो फर्टिलाइजर्स हैं। क्या है, मेन बायो फर्टिलाइजर जो है वो है।
ओके, तो हम जो अभी बात करने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव द्वारा मृदा की पोषकता को बढ़ावा मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, तो हम लगभग 6 जो हैं इनकी बात करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे। कितने की? 6 की। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे सहजीवी जीवाणु राइजोबियम। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम, सहजीवी जीवाणु राइजोबियम। तो ये सहजीवी होता है। सहजीवी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ सहजीवी? सहजीवी जीवाणु का मतलब क्या है? सह का मतलब साथ, जीव का मतलब जीवन, अर्थात कोई भी 2 प्रकार के जीव एक साथ जीवन यापन करते हैं उसे क्या बोला जाता है? सहजीवन कहा जाता है। उसको आवश्यकता उसकी होती है, उसको आवश्यकता उसकी होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? सहजीवन बोला जाता है। पढ़ा है आपने, पढ़ते आ रहे हो। तो सहजीवी जीवाणु का मतलब ऐसे जीवाणु जो किसी दूसरे के साथ में मिलकर रहते हैं। यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर ही रहेगा। कौन सा है? राइजोबियम। किसकी? राइजोबियम। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है ना। राइजोबियम, राइजोबियम जो होता है, जो लेग्यूमिनेसी कुल है या दलहन है, दलहन जाति के जो पादप हैं, ठीक है ना। कौन सी जाति के? दलहन, दालें जिनसे प्राप्त होती हैं, दलहन जाति के जो पादप हैं उनकी जड़ों में रहता है। किस में रहता है? जड़ों में रहता है। जड़ों में गांठे बनाकर रहता है। क्या बनाकर रहता है? जड़ों में गांठे बनाकर रहता है। समझ गए मेरी बात? दलहन जाति के पादपों में ये जड़ों के अंदर गांठे बनाकर रहता है। ओके, वहां से अपना पोषण प्राप्त करता है। और क्या करता है? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन ग्रहण करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। मान लिया ग्रहण कर ली, अब क्या करेगा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके ये अमोनिया में चेंज कर देगा। किसमें? अमोनिया में चेंज कर देता है। अमोनिया में बदलकर अपनी कोशिकाओं से उसे क्या कर देता है? बाहर कर देता है। अपनी कोशिकाओं से उसे क्या कर देता है? बाहर कर देता है। और बाहर करने के बाद में इस अमोनिया को कौन ग्रहण कर लेते हैं? जो परपोषी पौधा होता है वो ग्रहण कर लेता है। परपोषी पौधे का मतलब ये जिसके अंदर ये जीवाणु रह रहे हैं वो पौधा इनको क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। एक बार फिर से समझो। राइजोबियम जीवाणु दलहन जाति के पादपों में जड़ों के अंदर गांठे बनाकर रहते हैं। ओके, इसके बाद में ये यहाँ पे क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। जो 78% है उस नाइट्रोजन को ये ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर। ग्रहण करके इसको ये किस में चेंज कर देंगे? अमोनिया के अंदर चेंज कर देंगे। और बाद में इस अमोनिया को अपनी कोशिकाओं से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। मान लीजिए आउट कर दिया। आउट करने के बाद में इस अमोनिया को कौन ग्रहण कर लेगा? जो परपोषी पौधा है वो ग्रहण कर लेगा। अब इससे क्या होगा कि भाई ग्रहण कर ली, मान लिया परपोषी पौधे ने ग्रहण कर ली, तो होता क्या है आपको बता देता हूं। राइजोबियम जीवाणु जो है, अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ध्यान से सुनना, मैंने नोट में लिखा है, प्रतिवर्ष 50 से 100 किलोग्राम हेक्टर जो है नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं। किसका? नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है ये, यौगीकरण करते हैं। कितना? 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर और प्रति वर्ष, ठीक है। और इससे होगा क्या? इससे जो उपज होगी, क्या होगी? उपज होगी वो 15 से 20% वृद्धि होगी। उपज के अंदर क्या हो जाती है? 15 से 20% वृद्धि होती है। तो ये था सहजीवी राइजोबियम। और बाकी बात जो है हम कल वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन सहजीवी राइजोबियम के बारे में आपके सामने है। दलहन जाति की जड़ों में अमोनिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, अमोनिया में चेंज करके उसको बाहर करके परपोषी पौधे को दे देता है। प्रतिवर्ष 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है, जिससे 15 से 20% उपज में क्या होती है? वृद्धि होती है। ओके, बाकी की बात हम कल वाले वीडियो में करेंगे।